बहुत सारी खुशी है, मैं पढ़ लिख के मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ, लेकिन अभी तक नहीं बना हूँ। मुश्किल ये है, मेरे पापा का बहुत मुश्किल है क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किल है, काफ़ी सारी एज हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं तो कहीं मेरी एडजस्ट किया जाए, सरकारी जॉब लगनी चाहिए। मेरी एमए भी हुई है और बीए की है, और मैंने म्यूज़िक में भी थोड़ा बहुत किया है। तो और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी गेमें भी करवाए जाएँ। खेलते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, जिनको थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता, जो नहीं, और कोई मदद नहीं किया, बस यही 1000 रुपये देते हैं और कुछ मदद नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी हमारी मदद होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग करते हैं तो सिलेबस को जैसे भी कोई बुक वगैरह रिकॉर्ड करके फिर हम सुनते हैं। पेंशन है जो 1000 रुपये मुझे हमें पेंशन मिलती है, वो भी नहीं मिल रही है, अभी थोड़े दिन से मिल रही है। बड़े सालों से कहते हैं कि 3000 पेंशन हो जाएगी। 3000 से क्या बनेगा, कम से कम 5000 होने चाहिए। 5000 तो नहीं, 3000 मिलने चाहिए। इससे पता चल जाता है कैसे होता है, कैसे बहुत सारा मुश्किल है। सारी जिम्मेदारी तो मेरे सिर पे ही है। जो सोचते थे, पापा कहते हैं कि तेरी जॉब लग जाएगी तो हमें हौसला आ जाएगा कि हमें खुशी होगी पढ़ लिख के कुछ बनना, तो हमारा रोजी रोटी का खर्चा चलाएगा। क्योंकि जम्मू में क्रिकेट खेला था तब मिला था ये मेडल। मैंने दो सिंगिंग पंजाब में पढ़ता था तो ये सेकंड दिया, ये थर्ड दिया। अभी भी मेरी जिम्मेवारी मेरे सिर पे छोड़ी हुई है। इतनी टेंशन है कि मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे घर चलाऊँगा। अगर ना मेरी जॉब लगी तो मैं क्या करूँगा पढ़ लिख के। इससे वैसे तो ना अनपढ़ ही रहता तो अच्छा था। तो फिर भी मैंने अभी रखी है अपनी निशानी की, कोई पेपर देने के लिए तैयार होगा मैं पेपर दूंगा। पेपर होते हैं हमारे, उसके लिए सब्सक्राइबर मिलता है, हेल्पर। पेपर देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बहुत सारी मुश्किल आती है। जब कितने % के नंबर ले रहे टीचर साहबान सही तरीके से डील नहीं करते हैं, ये कोई करता है तो बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करके हमें भेज देते हैं। मैंने की है बीए उसका रिकॉर्ड अभी मिला ही नहीं, वो कह रहे 1-2 महीने के बाद मिल जाएगा। हाँ जी, क्रिकेट खेला था पंजाब में, उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया था कि ये बच्चे खेलने आए हैं बाहर से। ये वाला जम्मू से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए करके राहुल कुमार अपने घर पहुंचे हैं। ये कठुआ के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 12 में रहने वाले हैं। और आपको इसलिए हमने चाहा कि रूबरू करवाया जा सके क्योंकि जो राहुल कुमार है ये बाकियों से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि ये 80% नहीं देख सकते हैं। सभी तो बाकी पूरा आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन ये दिव्यांग होने के साथ साथ पढ़े लिखे हैं। कितनी मुश्किल इनको सहनी पड़ी है और घर परिवार किस तरह से चलता है, किस तरह से गरीब परिवार है। तो मैंने चाहा क्यों ना आपसे रूबरू करवाया जाए और इनकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक जो है पहुंचाना बड़ी ज़रूरी था। और तो आज राहुल से आपको मिलाएंगे कि राहुल आखिरकार इतने बड़े स्तर पे किस तरह पहुंचा और बाकी भी जो युवा हैं उनकी किस तरह से जो है मिसाल बन रहे हैं। जी राहुल जी, क्या देखते हैं कि एक तरफ बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें भी होती हैं, शरीरी तौर पे ठीक होते हैं, वो भी इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप 80% ना देखते हुए भी आपने पढ़ा है और एमबीए करके कठुआ पहुँचे, कठुआ का नाम भी आपने रोशन किया है। नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे तो कोई नर्सरी तो कहीं नहीं है, मुझे बहुत सारी खुशी है, मैं पढ़ लिख के मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ, लेकिन अभी तक नहीं बना हूँ। मैं सरकार से, गवर्नमेंट से, मोदी साहब से और एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरी कहीं तो कहीं जॉब लगनी चाहिए। लगी थी पहले लेकिन फिर भी रह गया, लेकिन मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से मेरी जॉब लगनी चाहिए, यही फील करता हूँ मैं। तो किस तरह का आपका सफ़र रहा, कब आपने पढ़ाई शुरू की और क्या बाकी बच्चे भी जो हैं वो किस तरह से वहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूलिंग आपकी किस तरह से होती है? स्कूलिंग रूपनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा मैं। मुश्किल तो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा शुरू में रहा, लेकिन अब तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है, मेरे पापा का बहुत मुश्किल है क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किल है, काफ़ी सारी एज हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं तो कहीं मेरी एडजस्ट किया जाए, सरकारी जॉब लगनी चाहिए। मैं मोदी साहब से भी ये अपील करता हूँ कि, और एमएलए साहब से और अपने डीसी साहब से खासकर इनसे अपील करता हूँ कि मुझे कहीं तो कहीं एडजस्ट किया जाए। मेरी एमए भी हुई है और बीए की है, और मैंने म्यूज़िक में भी थोड़ा बहुत किया है। तो और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी गेमें भी करवाए जाएँ,
तो इसके साथ साथ मेरी पेंशन है जो 1000 रुपये मुझे हमें पेंशन मिलती है, वो भी नहीं मिल रही है, अभी थोड़े दिन से मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 3000 पेंशन होनी चाहिए। बड़े सालों से कहते हैं कि 3000 पेंशन होनी चाहिए। 3000 से क्या बनेगा, कम से कम 5000 होने चाहिए। 5000 तो नहीं, 3000 मिलने चाहिए। और इसी साल जैसे कह रहे थे, मोदी साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 3000 हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मोदी साहब से कि जल्दी जल्दी 3000 रुपया कुछ हो जाए, उसी से मेरा घर चले। तो कि पहले मेरा 1000 रुपया से कुछ बनता नहीं था, तो अभी भी नहीं बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए, हैंडीकैप और बुढ़ापा पेंशन सबकी। तो बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं कि जब इस तरह के आप लोगों को बुलाया जाता है तो वहाँ पे भी बड़ी सारी आपकी आवाज़ उठाई जाती है कि इनको पेंशन्स मिलनी चाहिए, स्पेशल क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। तो क्या इस तरह का कुछ सोचने समझने में सरकार ने कोई मदद की है अभी तक? नहीं, और कोई मदद नहीं की है, बस यही 1000 रुपये देते हैं और कुछ मदद नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी हमारी मदद होनी चाहिए, हमें बताने चाहिए कोई हमारे लिए, जो भी अलग से स्कीमें आती हैं हमें जो कोई भी नहीं बताता है। जितने भी जिनकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाती हैं, ना तो कोई बताता है, ना अभी तो किसी ने बताया हमें। तो घर परिवार किस तरह से चलता है? फौज साहब आपके क्या करते हैं और कितना मुश्किल हो रहा है आज के दौर में घर चलाना? बहुत सारा मुश्किल है, सारी जिम्मेदारी तो मेरे सिर पे ही है। जो सोचते थे, पापा कहते हैं कि तेरी जॉब लग जाएगी तो हमें हौसला आ जाएगा कि हमें खुशी होगी, पढ़ लिख के कुछ बनना, तो हमारा रोजी रोटी का खर्चा चलाएगा। लेकिन वो इतनी मुश्किल मेरे सिर पे छोड़ी हुई है। पापा कह रहे पापा से कुछ ना होता है, ना अभी हो रहा है, तो अभी भी मेरी जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ी हुई है। इतनी टेंशन है कि मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे घर चलाऊँगा। अगर ना मेरी जॉब लगी तो मैं क्या करूँगा पढ़ लिख के। इससे वैसे तो ना अनपढ़ ही रहता तो अच्छा था। तो राहुल जी क्या देखते हैं जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फॉर्म वगैरह भी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने और कौन से फॉर्म भरे हैं, तो क्या वहाँ पे भी खर्चा आता है? बहुत सारा खर्चा आता है, हमारी पूरी फीस लगी जाती है, जितनी फीस होती है उतनी लगाई जाती है। और मैं फार्म काफ़ी सारे भरे हुए हैं, अभी मैंने इधर रखे हुए हैं, तो अगर चाहते हो तो आप उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। मेरे फार्म जैसे भरे हुए हैं, उसके लिए पेपर देने के लिए बहुत सारी मुश्किल आती है। ख़ासकर जैसे पेपर होते हैं हमारे, उसके लिए सब्सक्राइबर मिलता है, हेल्पर। पेपर देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बहुत सारी मुश्किल आती है। जब किसी को बोलते हैं स्कूल में जाके या कहीं हायर सेकेंडरी में, तो कोई आगे नहीं आता। अगर कोई बच्चा आगे आता है, एट अ टाइम पे मुकर जाता है, और टीचर साहबान सही तरीके से डील नहीं करते हैं। ये कोई करता है तो बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करके हमें भेज देते हैं। अभी भर रखा कोई फॉर्म आपने? हमें भी 3-4 भरे हुए हैं, LIC का और MTS का भरा हुआ है, एक और भरा हुआ है PN का भरा हुआ मैंने। कहाँ पे इसका? वो मेरे पास पड़े हुए हैं, इधर टेबल पे रखे हैं मैंने। इसका मतलब जब भाई आपका टेस्ट होगा, पेपर, वो कहाँ पे होगा? ये दिल्ली में होगा MTS का। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई पेपर देने के लिए स्टूडेंट अच्छा आगे आ जाए, या कोई अकेडमी वाले हैं जो चला रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बच्चा या खुद कोई बच्चा अच्छा आगे आ जाए, जो जिस खर्चा सेम ही आता है जैसे बाकियों का आता है, तो आपका सेम खर्चा? सेम आता है जी, सेम आता है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है? नहीं। कहीं जाना हो तब भी कोई सरकार कोई ध्यान नहीं देती। कहते हैं कि आधा डिसेबिलिटी बच्चों को कुछ फीस वगैरह नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारा तो कोई पूरा पैसा लेते हैं, जैसे बस वाले होते हैं, जैसे यहाँ ट्रेन वाले होते हैं। ख़ासकर मेरे लिए कहते हैं 80% ब्लाइंड, उनके लिए कोई कार्ड नहीं बनेगा, कोई कार्ड नहीं चलेगा, जो UDID ही चलेगा। लेकिन UDID क्या करेगा? UDID वही मान्यता है कि ये डिसेबल्ड बच्चा है। उसके लिए सरकारी वाले हैं, वो भी सही तरीके से नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपना किराया देने पड़ेगा। जो 100% ब्लाइंड है उनका माफ़ है, कि मैं चाहता हूँ हमारा भी इसी तरह माफ़ होने चाहिए कि हम भी उसी में आते हैं, हम भी ब्लाइंड बच्चे हैं। क्या हमें कोई ज़्यादा दिखता क्या? सरकार से मैं अपील करता हूँ। और क्या कुछ मांग कर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना, क्या मांग करते हैं अभी आप? मैं 2 ही मांगे करता हूँ कि पहली सबसे बड़ी मांग यही है, मेरी जॉब लगनी चाहिए, और मैं इसी के साथ साथ मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ BEd, और इसी के साथ मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत गरीब हैं, तो मेरी कहीं तो कहीं जॉब लगनी चाहिए, मेरा पूरा ध्यान रखें, और ख़ासकर 3000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। ख़ासकर हमारी यही है। गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और सुनील चौधरी से खासकर। वो उनसे मैं मिला भी हूँ, उन्होंने कहा भी था मुझे कि बच्चे आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द बढ़ने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अफसर से मैं यही अपील करता हूँ कि, और मोदी साहब से खासकर, और अपने MLA साहब से जो अभी भारत भूषण जी हैं, इनसे अपील करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे में इलेक्शन थे, उन्होंने बोला कि बच्चे आपकी जॉब लग जाएगी, खुद अगर मेरी सरकार आएगी मैं कुछ सोचूंगा।
मैं उनसे ही अपील करता हूँ कि मुझे खुद बुलाएं ऑफिस में और मेरी जॉब लगनी चाहिए और मुझे मेरे बारे में पूछें क्या आपकी क्या कंडीशन है। जी हमारे साथ राहुल कुमार थे और जिस तरह डिसेबल थे, आपको बता देंगे जी 80% जो नहीं देख पाते हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने कहा है मैं अपने परिवार का, अपने कठुआ का, देश का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहता हूँ और ताकि और भी जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि हर एक माँ बाप के होता है कि अगर उसका बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़ता तो कोई ना कोई रोज़गार करे। अभी ये कोई उस तरह का रोज़गार फैक्ट्रियों में या कहीं और तो कर नहीं सकता। अगर यही है कि गवर्नमेंट इसको जो है जॉब वगैरह दिलवा दे ताकि ये अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। और बूढ़े माँ बाप इसके हो चुके हैं, क्योंकि पहले वो फादर साहब जो है काफ़ी गरीब हैं, टेलरिंग का काम वो करते हैं, आखिर वह कब तक वो कर सकेंगे। 1000 रुपया सिर्फ राहुल जो है सैलरी जो पेंशन लेते हैं, कब से डिमांड जो है बनाई जा रही है कि इनकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कहीं भी कुछ है क्लियर नहीं किया है। बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात करूं, पिछले साल 2-3 साल पहले जहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिसको लेकर बीजेपी के कुछ वहाँ पे कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने सक्षम विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने कहा था कि हम इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं ताकि इनकी जो ज़रूरतें पूरी की जाए और पेंशन इनकी बढ़ा दी जाए ताकि ये ज़िंदगी जो है आम और अच्छी तरह जी सके। लेकिन वो कहाँ लड़ रहे हैं ये अभी तक दिख नहीं रहा है। और राहुल कुमार से मिलाने का मकसद यही था कि इन लोगों को तरफ कोई ध्यान दिया जाए और इन लोगों को कुछ अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए, जैसे भी बाकी लोग आम जिंदगी जीते हैं ये भी जीना चाहते हैं, लेकिन इनको उस तरह की सुविधाएं नहीं है जिस तरह ये डिजर्व करते हैं। दिव्यांग, इनको दिव्य का अंग किया जाता है, दिव्यांग इनको माना जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको इस तवज्जो कोई नहीं दिया जा रहा है। ये यही मांग करते हैं कि हमें कोई ना कोई, मैं पढ़ा लिखा हूँ और कोई ना कोई रोजगार तो मुझे दे दीजिए जो मुझे डिजर्व करता हो, ताकि ये अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपनी ज़िंदगी भी जो है जी सके। और राहुल कुमार जो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। चार से ये डिमांड्स रहेगी और एलजी सरकार हो, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार हो, ऐसे कोई पॉलिसी, ऐसी कोई चीज़ें बनाई जाए ताकि ऐसे लोगों के बारे में जो सोचा जाए। आप देखते रहे न्यूज़ नो कठुआ से।